गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया था कि 1.5 सेकेंड में, मतलब t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड में रस्सी का शेप कैसा हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, याद है आप लोगों को? तो देखो, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई तो कर ही लिया होगा। आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है? ओके, आवाज़ आ रही है ना? चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम। तो देखो, आपको ये बोला था मैंने, याद कीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बोला था कि एक के कारण डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, दूसरे के कारण डिस्प्लेसमेंट x2 हो रहा है, तो दोनों का वेक्टर सम करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव आके मिलती है किसी पॉइंट पे, तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट को दो एसएचएम मिल जाता है। दो एसएचएम मिल जाने के कारण मतलब कि दो एसएचएम का एडिशन, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। चले ठीक है। अब जैसे जहां तक बात है कि ये एक वेव आ रही है, ये एक वेव आ रही है, इन दोनों को ऐड कराया, मतलब टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड में क्या होगा। याद कीजिए, मैंने बताया था कि दो वेव आई मिलती है, तो ये अगर दोनों का, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर दोनों का अगर बोले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो मतलब कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में याद होगा कि एम्पलीट्यूड घट जाती है। याद कीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में टोटल जो आपका जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। अगर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों वेव मिलेगी और दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। याद कीजिए, आप लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में याद कीजिए आपका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। याद कीजिए, अगर आई एक वेव की इंटेंसिटी है तो 4i हो जाती है, अगर आपको याद होगा तो उसी तरीके से मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला जा रहा है 1.5 सेकेंड में किस तरीके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बस ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत बार एक क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखो, दोनों वेव चल रही है, तो सबसे अच्छा एक काम करो कि एक को रोक दो, रिलेटिव मोशन के हिसाब से सोचो। अगर ये रुक गया तो एक बात बताओ, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इसको रोक दोगे, इसके फ्रेम में चले जाओगे, तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। अगर तुम ध्यान से देखो, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलने लगेगा। तो 1.5 सेकेंड में बताइए कितना आगे जाएगा। 1.5 सेकेंड में मुझे लगता है कि ये वाला जो एंड है, अगर ये वाला पॉइंट देखो, जिसको मैं कि रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो रेड मार्क आप देख रहे हो ना, ये आपका कहाँ आगे निकल जाएगा। देखो, 4 इंटू 1.5 मतलब कि ये 6 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा। मतलब ये जो रेड वाला है ना, ये 6 सेंटीमीटर आगे पहुंचेगा। मतलब 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा। यही तो 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 4 है, तो इसका आधा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर आगे पहुंचेगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ पहुंचेगा भाई, ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इस तरफ, यानी यहाँ पहुंचेगा। मतलब इससे 2 सेंटीमीटर पीछे पहुंचेगा। तो ये पॉइंट जो है, ये 2 सेंटीमीटर इधर पहुंचेगा। एक बात समझ में आया? अच्छा, ये पॉइंट कहाँ पहुंचेगा? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये तो आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट, ये जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड में ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। तो देखो, ग्रीन से मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब ये वाला जो टॉप पॉइंट है ये यहाँ पहुंचेगा, और ये वाला जो रेड है वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे। और पीछे वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा? उसको बैगनी से, इस यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो चलो इसको बनाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसको लॉजिकली बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, दोनों बीच में मिला होगा। तो ध्यान से देखते, मतलब ये हाफ सुपर इम्पोज करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों वेव जो है अपना आधा आधा वेव का पार्ट को सुपर इम्पोज कराएगा। तो मैं इसको कौन से कलर से बनाता हूँ? इसको मैं बनाता हूँ येलो, इसको मैं बनाता हूँ ब्लैक कलर से। ध्यान से देखिएगा, इसको तो छोटा बनाता हूँ ताकि आपको दिखे। और उसको बनाता हूं ऐसे करके सुपर इम्पोज करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो,
ये वाला जो है ये मैंने ब्लू से किया है। अब ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है, अगर तुम ध्यान से देखो इस वेव के कारण रस्सी के इस पार्ट का, अगर तुम ध्यान से देखो रेड से मार्क करता हूं, रस्सी का इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट ब्लैक वाले के कारण 0 है, लेकिन इसके ब्लू वाले के कारण कितना है, जो भी बोल दो 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर ऊपर। अब ध्यान से देखना, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट रस्सी के कारण, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक मिनट गड़बड़ी कर दी कुछ, एक मिनट रुको। चलो ठीक है, गड़बड़ी कर दी। देखो पहले हम यहीं से चलते हैं, हम तो 3 पॉइंट मार्क कर रहे थे, दिस इज ए पॉइंट, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं रस्सी में, ए पॉइंट की बात करूं रस्सी में, दिख रहा है क्या? अच्छा थोड़ा सा नीचे आ गया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ठीक है अब दिख रहा होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब ये ए बी पॉइंट दिख रहा है ना आपको, अब ध्यान से देखिएगा ए पॉइंट ये जो है ना पूरा का पूरा रस्सी का पार्ट है, अगर तुम ध्यान से देखो इसको मैं बनाऊं तो ये येलो से जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा रस्सी का पार्ट है, ठीक है। अगर तुम ब्लैक वाले वेव के कारण देखो तो ये जो रस्सी का ए पॉइंट है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है, और ब्लू वाले वेव के अकॉर्डिंग देखो तो ये रस्सी का ए वाला पॉइंट है ये 0 सेंटीमीटर ऊपर है, तो मतलब ओवरऑल उसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर पे आ गया। ध्यान से देखो, अगर ये बी पॉइंट को देखो तो बी पॉइंट जो है रस्सी का, मतलब कि जो पॉइंट रस्सी पे है बी पॉइंट, वो आपका ब्लैक वाली वेव के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर ऊपर है, और ब्लू वाली वेव के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर वो भी ऊपर है, तो ये भी इसको ब्लू वाली भी 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाह रहा है और ब्लैक वाली भी 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाह रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण इसका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ऊपर, यानी ये वाला असल में जो बी पॉइंट है ये 4 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा तो ये वेव आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो फाइनल में बनाने जा रहा हूँ और रेड से बनाने जा रहा हूँ, तो आपको दिखेगा रस्सी का शेप कुछ ऐसे दिखेगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है यही t = 1.5 सेकेंड में आपका रस्सी का शेप दिखेगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा तो रस्सी का शेप हमने कहीं नहीं दिखा रहा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो कर लो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण। तो ध्यान से देखो बी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लैक वाले कारण 2 और ब्लू वाले के कारण 2, तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। ध्यान से देखो तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। ये जो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है ये यहीं रह गया। अब देखो ब्लू वाले के कारण थोड़ा सा ऊपर उठा और ब्लैक वाले के कारण 4 ही था, तो ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया। इस तरीके से हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्लू वाला इसके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा देगा। तो ये जो ओवरऑल रेड कलर का जो इमेज आया आपको, जो रेड कलर का जो शेप दिख रहा है, यही सुपरपोजिशन के बारे में है। बस आपको ये देखना है, ध्यान से देखिएगा, मैंने जिस वाले पार्ट में वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है उसी वाले पार्ट में लगाया। इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो अगर तुम सोचो तो तुम्हें समझ में आएगा, ओनली वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है इतना ही वेव सुपर इम्पोज की है, इसलिए इतना का ही शेप चेंज हुआ है, बाकी का शेप मैं एज इट इज रखा हूं। देख लो, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ये कमेंट करके बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं आया। तो जितना तो अच्छा, अब आपके लिए अब अभी आप सॉल्व कीजिए। t = 2 सेकेंड में क्या होगा, t = 2 सेकेंड में जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी, कितना सुपर इम्पोज करेगी, कितना फ्रैक्शन सुपर इम्पोज करेगी, तो उसका शेप क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो हमने t = 1.5 सेकेंड में देख लिया। t = 2 सेकेंड में इस वेव का शेप क्या हो जाएगा, मतलब जब ये सुपर इम्पोज करेगी तो शेप क्या होगा। सोचिए, मैंने 1.5 सेकेंड में बोला कि ये आधा सुपर इम्पोज करेगी, t = 2 सेकेंड में क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। समझ रहे हो ना, ऐसे हो रहा है, आ रहा है ये ट्रायंगल टाइप का, ये ऐसे चरकुट्टा टाइप इससे आया, मतलब आधा मिला है, मतलब समझ लो। अभी उसके बाद आधे सेकंड बाद, मतलब और आधे सेकंड बाद क्या होगा, सोचना थोड़ा अच्छे से, बहुत अच्छा, मतलब अगर सोचोगे तो फिर हो जाएगा। सिद्धांत
टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या होगा, ये तो मैंने टी इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड में आप लोगों को रस्सी का शेप बता दिया। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या होगा, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये मैं पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब काम नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका 1.5 सेकेंड के लिए मैंने बताया था। तो अब उस हिसाब से सोचिए टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए क्या होगा, टी इक्वल्स टू 1.5 तो आप लोगों का होमवर्क था। तो सोचना अच्छे से। सेम क्वेश्चन, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में क्या होगा। अब देखो कैसा भी शेप बनाया जा सकता है, सिंपल सी बात है। इसका 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये भी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड भाई, 4 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा था और ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ये तो रिलेटिव हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया था, दोनों 2 सेंटीमीटर से मूव कर रहा था। मैं इसका भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो से पेंटागन विथ नो बेस, पेंटागन विथ नो बेस। ओके देखिए टी इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं 2 सेकेंड में, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। आप इसको ऐसे करके सोच सकते हो कि रिलेटिव मोशन के हिसाब से सोच सकते हो। एक को रोक दो, दूसरे को चला दो, ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर इसको भी चलाओगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि रिलेटिव मोशन के हिसाब से सोचा कीजिए। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो इसके फ्रेम में चले जाओगे तो ये मूव करने लगेगा। अगर इसको देखो तो ये मूव करने लगेगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अगर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करने लगेगा तो ये पॉइंट जो है, जो आपको रेड दिख रहा है, ये वाला जो रेड पॉइंट दिख रहा है, ये 2 सेकेंड बाद 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आगे हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4, तो रेड वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट की, मतलब ग्रीन वाले पॉइंट की। तो ग्रीन वाला पॉइंट मैं इसको बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये ग्रीन वाला पॉइंट है, तो ये 4 और ये 4, तो ध्यान से देखिए ये ग्रीन वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब कंप्लीट सुपरपोजिशन हो जाएगा। सुपरपोजिशन मतलब एक दूसरे को ऊपर आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो इसका शेप, अगर तुम ध्यान से देखो, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ और ट्रायंगुलर वाले को इससे रेड से बनाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा, मतलब सुपर इम्पोज होगा, ऐसा करके आपको दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी तो लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 3 पॉइंट मान लेता हूं, ध्यान से सुनो। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। तो ध्यान से देखो, ए पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है रस्सी का, रेड वाले वेव के कारण 0 है। ध्यान से देखो, रेड वाले तो वेव यही चाहता है, लेकिन ब्लैक वाली वेव के कारण 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है ये, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मुझे लगता है इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ आएगा। समझ रहे हो, जिसको कि मैं येलो से ही दिखा रहा हूँ, ये समझिए ये येलो पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो येलो वाला पॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो आपको बी पॉइंट दिखा रहा है येलो, अगर उसको देखो ब्लैक वाले के कारण उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है,
और रेड वाले के हिसाब से भी 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यानी इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहां से आपका 4 सेंटीमीटर ये ऊपर चल जाएगा। इसी तरीके से सी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, रेड वाले के कारण 0 और ब्लैक वाले के कारण 2, तो ध्यान से देखिए ग्रीन वाला आ जाएगा यहाँ पे ओवरऑल 2 पे। तो इसका जो शेप बनेगा उसको मैं बना रहा हूँ इस कलर से, तो ध्यान से देखिए वो ऐसा दिखेगा कुछ, इधर तो ऐसा ही होगा, इधर ऐसा होगा, मतलब ये जो शेप है कुछ ऐसा दिखेगा कंप्लीट सुपरपोजिशन पे, समझ रहे हो, ऐसा दिखेगा। तो ये इस तरीके से मैं बनाता हूं कि पहला वाला वेव बना लो कितना सुपर इम्पोज किया, ये 100% सुपर इम्पोज कर दिया, तो इस तरह का शेप बना। अभी देखो 50% सुपर इम्पोज किया था, हो सकता था 25% सुपर इम्पोज कर जाता, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, एक बार थियोरेटिकली ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो एक बार बताओ, मान लो ये वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, एक पल्स हमने बनाया, इसी तरीके से इधर से एक वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड ए दे रखा है। जब ये कंप्लीट सुपर इम्पोज करेगी तो ध्यान से देखिए इसका कुछ ऐसे करके बनेगा, ऊपर वाले को मैंने ऐसे बनाया है और नीचे वाले को देखो मैं रेड से दिखा रहा हूं, रेड से दिखा रहा हूं ऐसे करके। तो ध्यान से देखो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा ये ग्रीन वाला हो जाएगा, क्योंकि तुम देखो ब्लैक वाला ऊपर की ओर इसको इतना लेके जाना चाह रहा है, लेकिन रेड वाला उतना ही नीचे आना चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है नेट डिस्प्लेसमेंट यहां आ जाएगा। इसी तरीके से ब्लैक वाले के कारण ऊपर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर प्लस ही होना चाहिए और रेड वाले के कारण माइनस में उतना ही होना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल जो इसका जो शेप होगा वो ऐसे सीधा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, वेव का मतलब होता है एनर्जी, आई और एनर्जी गायब हो गई क्या, या एनर्जी गई कहाँ, मेरा ये कहने का मतलब है। अरे वेव का क्या मतलब होता है, एनर्जी। तो दो एनर्जी आई और एक दूसरे को गायब कर दी, या कि एनर्जी किसी और फॉर्म में है यहाँ पे। मतलब रस्सी का जो एक्चुअल शेप होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो रस्सी का एक्चुअल शेप आपको ऐसे करके कुछ ये जो सीधा दिखेगा, ये सब तो ये मान के चलिए कि सब तो मतलब कि मैंने दोनों वेव को एक दूसरे के ऊपर मैंने बनाया है कि जब ये दोनों कंप्लीट सुपरपोजिशन कर रहे होंगे उस समय का शेप है। तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि भैया ये दोनों मतलब कि जब दोनों आके सुपर इम्पोज कर रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। मेन शेप तो ये आपको दिख रहा है, एक दूसरे को ये कर रही। तो आपको ये बताना है कि एनर्जी जो आई वो असल में कहाँ चली गई, क्योंकि ऊपर वाले वेव के कारण रस्सी के हर एक एलिमेंट को कुछ एनर्जी मिली थी, नीचे वाले वेव के कारण भी रस्सी के हर एक एलिमेंट को कुछ एनर्जी मिली थी। तो वो एनर्जी गई कहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इस वाले पल्स में देखो तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, साथ साथ काइनेटिक एनर्जी थी। इसी तरीके से इस वाले पल्स को ध्यान से देखो तो इस वाले पल्स के कारण रस्सी का ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे वेव सुपर इम्पोज की है उसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी थी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी थी। तो वो एनर्जी गई कहाँ, वैनिश हो गई क्या। ये इस तरफ मूव कर रही थी, अगर इतना आपको दिक्कत हो रहा है तो ये इस तरफ मूव कर रही थी और ये इस तरफ आ रही थी, अगर आपको याद हो। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अगर ये वेव इस तरफ जा रही थी तो मुझे लगता है इन सभी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, वो जो वेलोसिटी में ग्रीन कलर से दिखा रहा है वो इस तरफ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इन सभी पार्टिकल ये जो मिड पॉइंट से जितने पार्टिकल्स ये नीचे की ओर जाने की कोशिश करेंगे, इस वाले वेव के कारण ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से मैं अगर इधर के पार्टिकल्स को देखूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इधर के पार्टिकल्स को देखूं, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला वेव इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे पार्टिकल्स ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे इधर वाले, और इधर वाले पार्टिकल्स नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे।
तो मतलब देखो वेलोसिटीज एडअप हो जाएगी, वेलोसिटीज एडअप हो जाएगी इस तरफ वाले, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो ये जो आधा वेव जो आधा जो पार्ट है इसमें वेलोसिटीज एडअप हो रही है, मतलब इस वाले वेव के कारण जो रस्सी का ये वाला पार्ट है इसको वेलोसिटी नीचे की ओर मिल गई, और इस वाले वेव नीचे वाले वेव के कारण भी इस रस्सी के इस वाले पार्ट को वेलोसिटी नीचे की ओर मिल गई। इसी तरीके से रस्सी के इस वाले पार्ट के कारण वेलोसिटी ऊपर और इस वाले पार्ट के कारण भी ऊपर। तो ओवरऑल अगर इसका वेलोसिटी का डायग्राम तुम बनाओगे तो ये कुछ तुमको ऐसा दिखेगा, अगर तुम लॉजिकली सोचना तो वेलोसिटी एड अप होके ऐसे ऐसे हो जाएगी। ऐसे करके मतलब वेलोसिटी बढ़ती भी चल जाएगी। ये थोड़ा सा लाइनिंग को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको वेलोसिटी का पैटर्न दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपको वेलोसिटी का पैटर्न दिखेगा। इस तरफ की सारी वेलोसिटीज एडअप हो जाएंगी, इस तरफ की सारी वेलोसिटीज एडअप हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे जब रस्सी सीधी हो गई है उस समय रस्सी का हर एक पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो चुका होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करता है वेव में कि रस्सी कितनी खींची हुई है। तो रस्सी में तो कोई भी एक्सटेंशन है नहीं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए ना, दोनों एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी के रूप में सपोर्ट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थिक एंड थिन रॉक। अब होता क्या है कि मतलब एक मोटा रस्सी ले लीजिए, पतला रस्सी ले लीजिए, उसमें अगर आप वेव जनरेट कीजिएगा तो होता क्या है, ये बात आपको समझ में आए? इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यही बोलूंगा कि आपको समझ में आएगा। अरे अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे थिक एंड थिन रॉक। ये थिक एंड थिन रॉक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और इसी के कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो इसको ब्लैक से कर लेते हैं। थिक एंड थिन रॉक को अब मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा रिफ्लेक्शन थ्रू फिक्स पॉइंट और रिफ्लेक्शन थ्रू फ्री पॉइंट क्या होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। अब देखो होता क्या है, अगर तुम ध्यान से सोचो, एक मोटी रस्सी है और इस मोटी रस्सी को एक पतली वाली रस्सी से मैंने बांध दिया। कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते थे, ठीक है। मान लो इस रस्सी का टेंशन T, टेंशन ऑब्वियस सी बात है, दोनों रस्सी का टेंशन तो सेम ही होगा भाई, इसमें अलग अलग तो होगा टेंशन। मान लो ये रस्सी मोटी रस्सी है, टेंशन T है, मास पर यूनिट म्यू1 है। अच्छा, यहाँ पे जो वेव अगर आपने जनरेट किया इसमें फ्रीक्वेंसी f1 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे वेव की वेलोसिटी v1 दे रखी है। इसी तरीके से इसमें जो है ये म्यू2 है, इस रस्सी की फ्रीक्वेंसी f2 है, वेलोसिटी v2 दे रखी है। अच्छा एक बात बताइए, वेव वेलोसिटी जो है ना वो किस बात पे डिपेंड करती है? मुझे जहाँ तक लगता है वेव वेलोसिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम चेंज कीजिएगा तो वेव की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, मुझे लगता है अगर दोनों एक ही रस्सी है तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन सेम होगा, इसलिए मैंने टेंशन सेम ले रखा। अब आप क्या करते हो सकता था पतली वाली को इधर रखते, मोटी वाली को इस तरफ ले लेते। समझ रहे हो मेरी बात को? पतली वाली को इस तरफ रखते, मोटी वाली को इस तरफ रख लेते, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम की ओर मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने पहला मीडियम बोला, इसको दूसरा मीडियम बोला। मैं पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम की ओर वेव को लेके जाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। फ्रीक्वेंसी जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे अगर वेव जाती है तो उसकी एक चीज तो फिक्स रहती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहता है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कोई वेव इस मीडियम से इस मीडियम की ओर आएगी, मोटे वाले रस्सी से पतली वाले रस्सी की तरफ आएगी, तो एक बात तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी सेम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो एक बात आप बोल सकते हैं
कि v1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू v2 अपॉन लैम्डा 2। अच्छा v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन मोटा वाला मीडियम और वेलोसिटी ऑफ वेव इन सेकेंड वाला मीडियम। अब अच्छा अगर पतला वाला को इधर ले आते तो पतला वाला पहला हो जाता, मोटा वाला दूसरा हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये लैम्डा क्या है? इस मीडियम का वेवलेंथ, और ये लैम्डा 2 क्या है? इस मीडियम का वेवलेंथ। तो पहला तो ये बात आपको पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी किस मीडियम पे ज्यादा होगी? एक बात बताओ, जो रस्सी मोटा होगा मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ जिसका ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा रस्सी वेव का, या जो रस्सी पतली होगी उसमें ज्यादा होगा? सोच के बताइएगा। मुझे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन रॉ पीस होता है t बाई म्यू। जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा, सोच के देखना, जिस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में रखी हुई है, तो जो इस रस्सी में टेंशन होगा इस रस्सी में वही टेंशन होगा। तो मुझे लगता है, ध्यान से देखना, कि v1 इज लेस देन v2। व्हाई v1 इज लेस देन v2? बिकॉज आप ध्यान से देखो तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2। मोटी वाली रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, इसलिए आप बोल सकते हो कि आपका वेलोसिटी वहां पे कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पतली में, ठीक है। चलिए, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई, ये पतली। अब होता क्या है, मान लो ये चीज नोट जरूर कर लेना कि फ्रीक्वेंसी याद कीजिए, पहले लेक्चर में बताया था, वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है बेटा। ये बहुत पहले मैंने आपको बताया था। क्या चीज सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी। तो मतलब वेलोसिटी अपॉन लैम्डा का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। आप इस तरीके से बोल सकते हो। और वेलोसिटी किस हिसाब से होगा ये चीजें तो मैंने आपको बता दिया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, मान लो कि आपने इस पहले वाले मीडियम में एक वेव जनरेट किया, ऑब्वियस सी बात ये इधर जाएगा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, मान लो कि आपने इस वाले मीडियम में एक वेव जनरेट किया ऐसे करके, ठीक है, एक वेव जनरेट किया। तो जैसे ही ये वेव इस पॉइंट पे पहुंचती है, ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही ये वेव इस पॉइंट पे पहुंचती है, जंक्शन पे पहुंचती है। अगर आपको याद होगा कोई वेव, अगर आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ा होगा कि कोई भी वेव एक इंटरफेस, ये एक तरीके से इंटरफेस हो गया ना, ये पहला वाला मीडियम, ये दूसरा वाला मीडियम, तो ये क्या हो गया, असल में तुम देखो तो ये इंटरफेस हो गया। तो कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो तीन फिनोमिना हो सकते हैं। पहला तो ये वेव कुछ इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, या इसी में ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन तीन फिनोमिना होती है। तो यहाँ पे भी आपको तीन फिनोमिना दिखेगी, लेकिन हम लोग एब्जॉर्प्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। बात याद रखिएगा, याद कीजिए, किसी भी सरफेस पे अगर तुम देखो, ये एयर वाला सरफेस है और ये आपका नॉर्मल सरफेस, तो ये इंटरफेस हो गया ना एक तरीके से। तो कोई भी वेव किसी सरफेस पे गिरती है तो उसके तीन पार्ट होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने का मतलब उसी मीडिया में वापस चला जाएगा, ट्रांसमिट उस मीडिया के अंदर चला जाएगा, या फिर हो सकता है कुछ पार्ट उस वेव का जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो वेव आई है, यानी इसको हम लोग इंसिडेंट वेव बोलेंगे। ये क्या है, इंसिडेंट वेव। इस इंसिडेंट वेव के दो टुकड़े हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन को भी मारो गोली, एब्जॉर्प्शन होता नहीं, ये मान के चलो कि एब्जॉर्प्शन को मारो गोली, तो इसके दो टुकड़े होते हैं। इस वेव का एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। याद करो, जैसे कांच है, तो कांच में जैसे आप लाइट फेंकते हो तो क्या होता है, कुछ पार्ट कांच के उस पार चला जाता है और कुछ कांच से टकरा के वापस भी आता है। तो इस वेव का एक पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब दूसरे वाले मीडियम में चला जाता है, और इसी वेव का कुछ पार्ट टकरा के वापस आ जाता है। मतलब दो फिनोमिना होती है। जब ये देखो ना, ये मोटा वाला मीडियम, ये पतला वाला मीडियम, जब मोटे वाले मीडियम से पतले वाले मीडियम के, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे वेव गई है, तो उसके एक्चुअली में कितने दो टुकड़े हो जाते हैं। एक तो ट्रांसमिट हो जाता है, इधर एज इट इज चला गया, समझ रहे हो, एज इट इज एक तो ट्रांसमिट हो गया और एक रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बात आपको समझ में आया? मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड से भी इसको कंपेयर करके बताया। तो मतलब आपको यहाँ पे दो तरह की, आपने एक वेव भेजी, लेकिन उस वेव के ऐसे समझो दो टुकड़े होंगे, एक ट्रांसमिट हो गया और यह उसी वेव का एक टकरा के वापस टुकड़ा वापस आ गया। तो मतलब आपने एक वेव तो
इस वेव के दो टुकड़े हो गए, यहां से टकराने के बाद, मतलब कि यहां पे टकराने के बाद दो टुकड़े हुए, एक तो इधर चल जाएगा और एक वापस इधर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? मतलब अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं, रे आ रहा था, इसके दो टुकड़े हो गए इस पॉइंट पे टकराने के बाद, और उसको आप ऐसे करके दिखा सकते हो। एक वेव ऐसे चला, ध्यान से देखो तो एक वेव ऐसे चला गया और ऐसे चला गया। अब डिपेंड करेगा ये उल्टा होके जुड़ा या ऐसे। एक वेव इस तरफ चला गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ए आर, ए एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिट वेव। अच्छा, ये देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। क्या है ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव? क्या है भैया? ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। हाँ हाँ, इसी कारण से जब आप ऐसे करते हो ना, देखना पीछे एक झटका लगता है, क्योंकि एक वेव वेव जो है ना टकरा के वापस आती है, इसी कारण से आपको झटका लगता है। समझ में आया? जब भी आप एक रस्सी को, एक पतली वाली रस्सी, एक मोटी वाली रस्सी को ऐसे कर लेना और इसमें से झटका मारना, देखना वो वेव जाएगी, टकरा फिर वापस आएगी, तो देखना आपके हाथ में झटका लगेगा। तो इसको हमने बोल दिया एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। अब ये जब ये जो इंटरफेस से टकराएगी, उसके दो टुकड़े हो गए, रिफ्लेक्टेड मतलब ये इधर चल जाएगी और ये इस तरफ चल। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको फिर सॉल्व किया जाता है, इसका डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा, ट्रांसमिट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका कितना होता है? वो होता है 2 टाइम्स ऑफ v2 इंटू ए आई अपॉन v1 प्लस v2। और ये रिफ्लेक्टेड कितना होता है? ध्यान से देखा जाए तो ये रिफ्लेक्टेड होगा आपका v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट, ए इंसिडेंट। तो ये होता है ट्रांसमिट वेव का, और रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब जो आगे निकल गया, और ये रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, ट्रांसमिट जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जो आपका एम्पलीट्यूड, अगर ऐसे समझना, अगर इंसिडेंट वेव ऐसे आ रही है तो इससे टकराने के बाद ये भी ऐसे चले जाएगी। लेकिन हो सकता है जो रिफ्लेक्टेड वेव हो, इससे टकराने के बाद ये ऐसे जाए या ऐसे पलट के वापस आ जाए। क्यों? अगर V2 मतलब कौन सा था? जिस मीडियम में V2 के 2 वाला कौन सा है? ये जिस मीडियम में इसको ऐसे बोल सकते हो, जिस मीडियम में वेव जा रही है, वेव जा रही थी, जिस मीडियम की ओर वेव जा रही थी, ऐसे बोलो, जिस मीडियम की ओर वेव जा रही है, जा रही थी, जिस मीडियम की ओर। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने बताया था, ये पहला वाला मीडियम, ये दूसरा है, तो इस वाले मीडियम की ओर वेव जा रही थी, तो ये v2 इस वाले मीडियम की वेलोसिटी है। अच्छा, 1 क्या है? जिस मीडियम से वेव, जिस मीडियम में पहले इंसिडेंट वेव थी वो थी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ट्रांसमिटेड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इंसिडेंट वेव, देखो ना, ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, उसका आप इतना मल्टीप्लीकेशन कर दो, और ये आपका इंसिडेंट वेव का इतना का मल्टीप्लिकेशन आपका रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इसका मैं ऑब्वियस ही बात है डेरिवेशन थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, नहीं तो ऑब्वियस ही बात है टाइम लगेगा। तो ये याद रख, ये ये रिफ्लेक्टेड मे बी नेगेटिव। समझ में? नेगेटिव का क्या मतलब है? ए रिफ्लेक्टेड का उल्टा। अगर ए इंसिडेंट का उल्टा, ए इंसिडेंट अगर ऐसा है तो ए रिफ्लेक्टेड, अगर आपका ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब ए से अगर वेव ऐसी आएगी तो ये ऐसे उल्टा होगी। ठीक है, चलिए।
अरे गधे हो क्या? V2 माइनस V1 हमेशा पॉजिटिव हो जाइए, कैसे जरूरी है? अभी तो आपने पतले वाले में सेकेंड वाला मीडियम मान रखा, सुन लो मेरी बात को। V2 माइनस V1, अभी अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो रिफ्लेक्टर तो उल्टा हो गया ना। V2 क्या है? इस मीडियम की वेलोसिटी, इस मीडियम की वेलोसिटी तो ज्यादा है इस मीडियम की वेलोसिटी से। तो ध्यान से देखिए, अभी तो ठीक है, अगर आप इसको इधर डाल दिए तो अभी अभी इस मीडियम की वेलोसिटी ज्यादा है इस मीडियम की वेलोसिटी से। ये पहला वाला मीडियम है, दूसरा वाला मीडियम। अगर आप मोटा वाले को इधर कर दिए होते और पतले वाले को इधर कर दिए होते तो एक बात बता क्या होता कि फिर आपका इस वाले मीडियम का वेलोसिटी इस वाले मीडियम से कम हो जाता, उल्टा कर दिए होते। मोटा वाला को इधर कर दो, पतला वाला को इधर कर दो, तो तब तो ये नेगेटिव हो गया होता ना। लॉजिकल बात है। कैसे? अब अभी तो भैया पतले वाले केस के लिए बता दिया, अगर इधर मोटा होता इधर पतला वाला रस्सी होता तो क्या होता? तब तो नेगेटिव हो जाता ना। इस वाले केस के लिए तो हो जाएगा। ये लिखाया हूं सेकेंड जिस मीडिया में की ओर वेव जा रही है वो आपका 2 वाला है। चलिए ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक रस्सी लो, जैसे ध्यान से सुनिए, ये आपका दीवार है और एक रस्सी है, इस रस्सी को आपने दीवार से बांध रखा और इस रस्सी ने एक पल्स जनरेट किया। जैसे मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए दे रखा है। अब जैसे ये रस्सी गई, इससे टकरा के वापस आएगी। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये भी एक मीडिया है। अगर तुम ध्यान से देखो ये एक मीडिया है, इस मीडिया का जो म्यू है ये इंफिनिटी है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो मीडिया है ये असल में एक मीडिया है। अगर तुम ध्यान से देखो, रस्सी दीवार से आपने बांध रखा है तो दीवार भी तो एक मीडिया है, लेकिन इस मीडिया का जो म्यू है वो इन्फिनिटी है। मतलब इस मीडिया का जो, अगर तुम ध्यान से देखो, V2 की वैल्यू ना है वो 0 और ये आपका V1। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब अगर तुम ध्यान से देखो, टकराने के बाद टकराएगी वेव और फिर वापस लौटेगी, तो वापस जो लिखेगी ए ट्रांसमिशन क्या ए रिफ्लेक्टेड क्या लिखोगे? अगर तुम ध्यान से देखो, ए रिफ्लेक्टेड क्या लिखोगे? इसके अंदर चलेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वापस आई टकरा के, ये वाली गई इससे टकराई फिर वापस आएगी, तो ध्यान से देखो इसमें क्या लिखोगे? सेकेंड का मतलब 0 माइनस ऑफ V1, चलो इसको V1 मान लेते हैं, अपॉन 0 प्लस V1 अपॉन, ध्यान से देखो, ए इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड क्या था? ए था। तो ध्यान से देखिए ए रिफ्लेक्टेड जो है ध्यान से देखिए वो कितना हो गया? माइनस ऑफ, मतलब ध्यान से देखिए ये गया ऐसे करके टकराया, उलट गया, ये रिफ्लेक्टेड के उल्टा हो गया, मतलब ये आपका ऐसे हो गया, मतलब ये वेव जाएगी ऐसे करके टकरा के ऐसे हो जाएगी, जिसको कि मैं ऐसे करके वापस, मतलब ये जो वेव है ऐसे करके वापस आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जाएगी ऐसे टकराएगी वापस इस तरीके से आ जाएगी। इसका वेलोसिटी ऑब्वियस ही बात है V1 ही रहेगा। क्यों V1 रहेगा? किसी भी वेव की वेलोसिटी उस मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम तो सेम ही रहा, जो रिफ्लेक्टेड वेव का जो वेलोसिटी है वो तो वही रहेगा ना। समझ रहे हो? जो रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी, मतलब किसी, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको बोलते हैं फिक्स एंड। क्या बोलते हैं? फिक्स एंड। तो कई बार लिखा जाता है फिक्स एंड से अगर कोई वेव टकरा के वापस है, रस्सी में फिक्स एंड। ध्यान से देखो, ये जो इसका जो रस्सी का ये वाला जो एंड है ये फिक्स एंड है, मतलब इसको फिक्स कर दिया गया है। रस्सी का जो ये एंड है ये फिक्स कर दिया गया। अगर फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है रस्सी में, तो वेव जो है ना टकरा के उल्टा होके बढ़ जाती है। अगर ऐसे गई फिक्स एंड से टकराई तो वापस ऐसे करके आती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अच्छा, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू अगर तुम निकाल के देखो तो ए ट्रांसमिटेड कितना हम लोगों ने लिखा था? अगर तुम ध्यान से देखो ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू V2, और V2 की वैल्यू कितनी है? अगर तुम ध्यान से सोचना, V2 की वैल्यू कितनी है भाई? V2 की वैल्यू तो 0 है, तो लो 0 अपॉन, ध्यान से देखो, V1 प्लस V2 0 इंटू ए इंसिडेंट। तो मतलब ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू 0 हो जाएगी और ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू माइनस ऑफ ए हो जाएगी। तो जब भी कोई रस्सी किसी फिक्स एंड से टकराती है तो ए ट्रांसमिटेड 0, मतलब इधर कोई वेव नहीं गई, पूरा का पूरा टकरा के इधर वापस आए। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे V2 0 है ना, तो देखो ना 2
अपॉन गिवन प्लस 0, तो ये तो 0 ही हो गया ना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? ठीक, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक वेव है, ये फिक्स एंड दे रखा है आपको। इस वेव का इक्वेशन दे रखा है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपको इस वेव का इक्वेशन दे रखा है। जब ये टकरा के वापस आई, ऑब्वियस सी बात है, जब टकरा के वापस आई तो इसका वेव इक्वेशन क्या होगा? जो ये इंसिडेंट वेव है, ये लिखो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन दे रखा है। तो आपको पूछा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो? सोचिए थोड़ा सा। मुझे लगता है इसका जो वेव इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितने लोगों को ये लग रहा है? चलिए बहुत अच्छा, कितने लोगों को ये लग रहा है? अबे एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, साथ साथ ओमेगा टी प्लस के एक्स भी तो होगा गधेरे। याद करो, जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे वेव जाती थी तो यहाँ का साइन और यहाँ का साइन अपोजिट होता था, यहाँ प्लस माइनस होता था। अगर अब वेव नेगेटिव एक्स की ओर जा रही है तो ये प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये माइनस हो जाएगा एम्पलीट्यूड, तो माइनस मैंने लगा दिया। अब इस माइनस को अंदर करोगे तो प्लस फाइव आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, तो माइनस को अगर अंदर लेके जाओगे तो प्लस पाई आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये प्लस पाई आ जाएगा। मतलब ध्यान से देखिएगा तो आपका क्या होगा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में पाई का फेज डिफरेंस आएगा। कब? जब आपका वेव जो है ये आपका क्या है, फिक्स एंड से टकरा के वापस आती है, तो आपका पाई का फेज डिफरेंस आता है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव का फेज है और ये आपका इंसिडेंट वेव का फेज है। समझ रहे हो मेरी बात को? पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो? माइनस नहीं आएगा या प्लस आएगा, ध्यान से सोचना, प्लस आएगा। अरे भाई, माइनस को अंदर करोगे तो प्लस पाई आएगा ना। तो मैं ये बोलने की कोशिश हूँ, पाई का फेज डिफरेंस आएगा। अब ये चीज और ये चीज बराबर ही है, बस ये जो माइनस साइन है बस इस चीज को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो ये समझो कि प्लस पाई का एडिशन हो जाएगा। अरे मैथमेटिकली इसको इससे यही तो आएगा, समझना। माइनस को अंदर लोगे तो क्या आ जाएगा, सोचो। तो माइनस पाई का फेज डिफरेंस आता है, बात याद रखिए। मतलब इंसिडेंट वेव में प्लस पाई कर दो और एंगल इसके हिसाब से कर दो। ठीक, अब देखो फ्री एंड की बात करते हैं। जब वेव अगर फ्री एंड पे वापस आई, जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको एक छल्ला से लटका दिया और ये आपकी एक रॉड है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये रॉड है। अब ये वेव अगर इस तरफ जा रही है तो ध्यान से देखो, इधर पूरा ईयर है, इधर कोई एक ऐसे रॉड लिया, इसमें एक ऐसे रिंग टाइप की, रिंग में आपने रस्सी फंसा दी और उसको इस तरीके से खींच रखा और एक वेव जनरेट की। तो होगा क्या, अगर तुम ध्यान से देखो,
तो यहाँ का म्यू अब ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो V2 हो जाएगा ये आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर तुम ये ध्यान से देखो तो इधर का जो V2 हो जाएगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, आप ऐसे बोल सकते हो इधर का ये, तो अगर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि V2 इज मच मच ग्रेटर देन V1, इस तरफ के मीडियम का जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। यानी अगर आप ए रिफ्लेक्टेड की बात करो तो क्या लिखोगे, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू ए इंसिडेंट। अच्छा, ये ए इंसिडेंट है। अगर ध्यान से देखो तो V2 बहुत ज्यादा है V1 से, तो उसमें माइनस करो या प्लस करो तो वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो मतलब V2 माइनस V1 ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू ए इंसिडेंट के बराबर आ जाएगी। मतलब ये वेव ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ जाएगी। मतलब ये वाली जो वेव है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसे ही करके वापस आएगी। कैसे करके? ऐसे। अगर तुम इसके वेव इक्वेशन बोलते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस इतना ही आएगा। प्लस पाई का फेज डिफरेंस तब आता है जब ये पलट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लस फाई का फेज डिफरेंस तब आता है जब ये वाला जो पार्ट है ना उल्टा हो जाता है। जब उल्टा होगा तब जाकर आपका पाई का फेज डिफरेंस आता है, ये याद रखिए। अच्छा, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू बताओ। ए ट्रांसमिटेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 ऑफ ए आई आ जाएगी। ये निकाल के देख लीजिए। चलिए ठीक है, ये याद रखिएगा, जब ये वाला पार्ट पलट जाता है टकराने के बाद तो प्लस 5, ये वाला प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये इसके हिसाब से करते हैं। पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा है, नेगेटिव एक्स की ओर जा रहा है, उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कल हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग वेव। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे क्या? जैसे मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन दिया होता, ऐसा वेव दे दिया कि ये एक वेव है जो इस तरफ गई, और एक वेव दी होती है, जैसे मान लो ये ऐसे दिया होता, यहाँ का चलो क्या मान लें, यहाँ का मान लो, यहाँ का रस्सी का जो म्यू है वो 2 म्यू है, और यहाँ का रस्सी का जो म्यू है ये म्यू दे रखा है। या चलो ऐसा कर लो तुम, ये 4 म्यू मानो क्योंकि रूट चढ़ जाता है। हाँ चलिए, यहाँ का 4 म्यू मानिए, यहाँ का म्यू मानिए, और इसका वेव इक्वेशन दे रखा है ए साइन क्या करें, ओमेगा टी माइनस के एक्स आपको दे रखा है। तो आपको बोल दे कि रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन बताइए। आपसे अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। मुझे लगता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर इसका वेलोसिटी अगर आप v मानिए, अगर इसका वेलोसिटी v मानिएगा, अगर इसकी वेलोसिटी v मानिएगा तो ये 2v है, क्योंकि देखो वेलोसिटी की वैल्यू होती है √t/μ। तो यहाँ का म्यू कम है और यहाँ का म्यू 1/4 टाइम्स है, तो यहाँ का वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ के कंपैरिजन में। सोचिएगा ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ट्रांसमिटेड की वैल्यू निकालिए। ए रिफ्लेक्टेड की जो वैल्यू आएगी V2 माइनस V1 अपॉन A1 प्लस V1 प्लस V2 आ जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा A/3, ए इंसिडेंट बाई 3 आएगी विथ माइनस साइन। ध्यान से देखो, विथ माइनस। ए रिफ्लेक्टेड की जो वैल्यू आएगी माइनस के साथ नहीं आएगी V2, अच्छा नहीं
माइनस के साथ नहीं आएगी, प्लस के साथ ही आएगी। ए रिफ्लेक्टेड की वैल्यू ए इंसिडेंट जो कि ए ही दे रखा है, ए इंसिडेंट बाई 3 आ जाएगी। मतलब अगर इसका रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखोगे तो वो आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो वो हो जाएगी a/3। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना कि साइन ऑफ ओमेगा तो सेम रहेगा। ओमेगा क्या बताता है, ओमेगा असल में होता है 2πf, तो यहाँ पे भी f और यहाँ पे भी f सेम होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा टी। अच्छा रिफ्लेक्टेड वेव जो है इसी मीडियम पे आ गई, तो मतलब k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अगर याद करो तो k की वैल्यू, k असल में क्या होता है, अगर k जो होता है वो होता है ओमेगा बाई v। ध्यान से सोचना, k जो होता है वो होता है ओमेगा बाई v। तो देखो इंसिडेंट वेव में, इंसिडेंट वेव की जो वेलोसिटी थी वो इस मीडियम में थी, वही थी, और रिफ्लेक्टेड वेव की भी वेलोसिटी वही होगी, तो मतलब k की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई होगी, मतलब आपका ये हो जाएगा प्लस ऑफ kx। लेकिन अब अगर जब वेव इस मीडियम में आ जाएगी उसके k चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है ना, उस हिसाब से आपका k चेंज हो जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2v2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2v2, मतलब डेट इज 4v अपॉन 2 यानी ये आ जाएगा 4/3 है, मतलब ये आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 4/3a। तो ये आ जाएगा आपका a/3 और ये हो जाएगा 4/3a। समझ में आया, देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन एरर ना आ जाए। ए अच्छा ये तो आप ए ट्रांसमिटेड के लिए लिख दीजिएगा, लेकिन k की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो, ओमेगा बाई v की वैल्यू k दे रखी है, तो ओमेगा बाई 2v की वैल्यू k/2 हो जाएगी। तो मतलब अगर आप तुम इसका ध्यान से देखो तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 4a/3 साइन ऑफ ओमेगा टी, ध्यान से देखो ओमेगा टी माइनस ऑफ k/2 इंटू एक्स। k/2 इंटू एक्स क्यों, क्योंकि k की जो वैल्यू होती है ना वो ओमेगा बाई v पे डिपेंड करती है। ओमेगा तो सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी दोनों मीडियम में अलग अलग हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये चीज याद रखिएगा जो बेसिक्स था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे और हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और हम लोगों ने एक तरीके से क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज यहीं तक रखते हैं, और जो भी है आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, जो भी आप लोगों को डीपीपी मिल चुकी है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टैंडिंग वेव करेंगे। स्टैंडिंग वेव का क्या मतलब था, जो अगर दो सेम एम्पलीट्यूड की वेव सेम वेलोसिटी सेम ओमेगा से जब मिलती है तो एक वेव का फॉर्मेशन होता है स्टैंडिंग वेव। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा चाहे तो एससी वर्मा से थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।